औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे कि एमसीक्यूज़ की वीडियोस बना दी जाए ताकि एमसीक्यूज़ हम आसानी से सॉल्व कर सकें। तो मैंने तमाम चैप्टर के रिसोर्स पैक को उसके ऊपर काम करके वहाँ से जो एमसीक्यू निकाले हैं, ये तकरीबन कोई राउंड अबाउट 37 से 40 एमसीक्यूज़ हैं। तो आप लोगों ने ये एमसीक्यूज़ अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इंशाल्लाह आपका पेपर भी बहुत अच्छा हो जाएगा और इसके साथ साथ आपके एमसीक्यूज़ भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। आपको याद होगा कि जब मैंने 5 चैप्टर का लेक्चर दिया तो मैंने इस चीज़ पे ज़्यादा ज़ोर दिया था कि ये पहली 3 चीज़ें जो हैं ये आप सब बच्चों को अच्छे तरीके से तैयार होनी चाहिए। देखें, सबसे पहले है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ के फार्मूलाज। देखें, साइन थीटा हमने पढ़ा था इक्वल होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और परपेंडिकुलर को हम ऑपोजिट भी कहते हैं। तो साइन थीटा का फार्मूला क्या हो गया? ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज। एग्ज़ाम्स के अंदर आप इसको परपेंडिकुलर को ऑपोजिट के तौर पे भी यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इसलिए आपने इन्हीं फार्मूलाज को अच्छे तरीके से याद कर लेना है। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज, और कोस थीटा जो है एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और टेन थीटा है ऑपोजिट ऑफ एडजेसेंट। तो ये 3 फार्मूले बेटा आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। मैंने कहा था अगर किसी बच्चे को 5 चैप्टर में ये 3 फार्मूले अच्छे तरीके से आते हैं, और दूसरे नंबर पे बाय पाइथागोरस थ्योरम। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। और तीसरी बात मैंने आपको बताई थी कि आपको किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होती है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, और कंसीडर एंगल के ऑपोजिट जो वैल्यूज़ होती है उसे ऑपोजिट साइड कहते हैं, जिसे परपेंडिकुलर भी कहते थे। और 90 के साइड के ऑपोजिट एंगल के ऑपोजिट जो साइड होगी वो हाइपोटेन्यूस होगी, और एडजेस्टेंट जो होती है वो कंसीडर एंगल और 90 के एंगल वाली साइड होती है। तो ये 3 चीज़ें जो है मैंने कहा था आप अच्छे तरीके से अगर तैयार कर लेते हैं तो आपका 5वां चैप्टर बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं बताऊँ कि हर बच्चे को 5वां चैप्टर लाजमी आना चाहिए, क्योंकि 5वें चैप्टर का सेक्शन आपके पेपर में सबसे ज़्यादा शामिल किया गया है। इसलिए 5वें चैप्टर को अच्छे तरीके से तैयार कीजिएगा। ये जो मैं वीडियो बना के भेज रहा हूँ, इन सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से वीडियो को लास्ट टाइम तक देखिएगा, और इन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ कीजिएगा, बार बार देखिएगा, तो इंशाल्लाह ये एमसीक्यूज़ वाला सेक्शन आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 100 मार्क्स का स्टूडेंट्स आपका पेपर है, जिसमें चैप्टर 5 बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। और 5 चैप्टर जिसको जो चाहता है कि उसे मुश्किल लग रहा है ये 3 चीज़ें याद कर ले, उसके लिए ये चैप्टर आसान हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि देखें कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप कैलकुलेटर की भी हेल्प ले सकते हैं। मसलन साइन 0 क्या होता है? 0, लेकिन साइन 90 1 होता है। कोस 0 क्या होता है? 1, और कोस 90 जो होता है वो 0 होता है। और इसी तरह अगर आपके पास कोई वैल्यूज़ आ जाती है 5 कोस 90 डिग्री, तो इसका मतलब क्या है? 5 और कोस 90 0 होता है, तो 5 × 0 0। इसी तरह 5 साइन 90 आ जाता है, तो 5 ऐसे ही आ जाएगा। साइन 90 1 है तो 5 1 द 5 आ जाएगा। इसी तरह 7 10 45 आ जाता है, तो 10 45 1 होता है, और 7 7 × 1 7। तो इस तरह मसलन मुख्तलिफ़ किस्म की वैल्यूज़ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ की आपको आ सकती हैं, तो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर्स आप उनके आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 एमसीक्यू नंबर 7 है कि अगर आपके पास साइन थीटा की वैल्यूज़ 10 है, कोस थीटा की 4 है, और टेन थीटा की 2 है, यानी आपको साइन कोस टेन थीटा तीनों की वैल्यूज़ गिवन दे देता है, और उसके बाद कोई फंक्शन दे देता है। ठीक है, कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा ओवर टेन थीटा, ऐसा फंक्शन दे देता है जिसके अंदर साइन कोस टेन मौजूद है। तो आपने क्या करना है? इनकी जगह पर इनकी वैल्यूज़ पुट कर देनी है। देखिए, साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या है? 10 आ गया, माइनस कोस थीटा की वैल्यूज़ क्या है? 4, तो 4 आ गया, और टेन थीटा जो है उसकी वैल्यूज़ क्या है? 2, तो 2 आ गई। अब देखो 10 - 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो यानी इस तरह के एमसीक्यूज़ आपको आ सकते हैं। जैसे लेट सपोज एमसीक्यूज़ 8 देखें, साइन थीटा की वैल्यूज़ 5 है, कोस थीटा की वैल्यूज़ 7 है, और टेन थीटा की वैल्यूज़ 3 है। और इस तरह कोई भी फंक्शन आपको दे देता है साइन थीटा प्लस कोस थीटा ओवर टेन थीटा। तो देखो साइन थीटा की वैल्यूज़ क्या है? 5, कोस थीटा की वैल्यूज़ क्या है? 7, और टेन थीटा की वैल्यूज़ क्या है? 3। तो हम लोग क्या करेंगे? 5 + 7 12, और डिवाइडेड बाई 3, 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे 4। इसका आंसर पॉइंट्स में भी आ सकता है। इस तरह देखिए साइन 45 प्लस कोस 45 है,
तो साइन 45 की आप कैलकुलेटर से वैल्यू निकाल लें 1/√2, या आप इसकी वैल्यू याद भी रख लीजिएगा क्योंकि कैलकुलेटर्स के ऊपर साइन 45 की वैल्यूज़ √2/2 आती है, ठीक है। तो बेसिकली √2/2 का मतलब 1/√2 होता है। तो आप ये याद भी रख सकते हैं, साइन 45 और कोस 45 दोनों की वैल्यू जो होती है वो 1/√2 होती है, ठीक है। तो इसका एलसीएम लेने के √2 आ जाएगा, 1 + 1 2/√2 आ गया। और फिर स्टूडेंट्स ये एक ट्रिक होता है कि जिस वैल्यूज़ पे अंडर ना हो अंडर उस पर लिख देते हैं, जहाँ अंडर हो वहाँ पे 1 आ जाता है। यानी सेम वैल्यूज़ हों ऊपर नीचे, एक रकम अंडर में हो, एक बगैर अंडर के हो, तो जिस पे अंडर नहीं होगा अंडर उस पर आ जाएगा, और जहाँ अंडर होगा वहाँ 1 आ जाएगा। तो 2/√2 को हम क्या लिख लेंगे, √2। इसी तरीके से ये थे चैप्टर नंबर 5 के MCQs। इन्हीं के कंसेप्ट की मदद से आप इजीली 5 चैप्टर के MCQs को सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट इसी तरीके से टू एक्सप्रेस अ परसेंटेज टू अ फ्रैक्शन, यानी आपके पास कोई भी परसेंटेज आ जाए तो उसको फ्रैक्शन में ओवर में कैसे लिखेंगे। देखें स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि 5% का मतलब होता है 5/100, 7% का मतलब है 7/100, 33% का मतलब है 33/100। तो आपने परसेंटेज को फ्रैक्शन के अंदर लिख लिया, ठीक है। इसकी कटिंग हो रही थी तो हमने कटिंग कर दी, 5 × 5, 5 × 10, 500, 1/20 आ गया। इसी तरीके से 11 MCQs क्या है, टू एक्सप्रेस अ फ्रैक्शन A/B टू अ परसेंटेज, यानी अगर आपको कोई भी ओवर वाली वैल्यूज़ दी जाए और आपको परसेंटेज में चेंज करना हो तो आपने सिंपल उसको 100% से मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद उसको कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो वो आपके पास कुछ ना कुछ परसेंटेज आ जाएगी। इसके बाद स्टूडेंट को फार्मूला MCQ नंबर 12 है, प्रॉफिट का फार्मूला है, सबको याद होना चाहिए, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। और लॉस का फार्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस। 14 MCQs है, प्रॉफिट परसेंटेज में निकालना है। प्रॉफिट परसेंटेज में निकालने के लिए या लॉस परसेंटेज में निकालने के लिए 2 फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, एक स्टूडेंट विद रिस्पेक्ट टू सेलिंग प्राइस और एक विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस। अगर उसने ना बताया हो कि किसके अकॉर्डिंग करना है तो फिर हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं MCQ नंबर 15 वाला, कि प्रॉफिट ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। लेकिन अगर उसने बताया हो तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बाय सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100%। और इसके बाद इसी तरह लॉस परसेंटेज क्या होगी, लॉस ओवर सेलिंग प्राइस मल्टीप्लाई 100%, या लॉस परसेंटेज क्या होगा, लॉस ओवर कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100%। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा डिस्काउंट का फार्मूला। डिस्काउंट का फार्मूला क्या होता है, मार्क्ड प्राइस। स्टूडेंट मार्क्ड प्राइस क्या होती है कि जो भी आप चीज़ ख़रीदते हैं तो उसके ऊपर जो भी कीमत लिखी होगी उसको हम मार्क्ड प्राइस कहते हैं, माइनस सेल प्राइस, यानी कि आपने कितने की वो चीज़ बेची है। तो मार्क्ड प्राइस में से अगर हम सेल प्राइस निकाल दें तो वो डिस्काउंट आ जाता है, ठीक है। इसी तरह परसेंटेज अगर डिस्काउंट की निकालनी है तो वही फार्मूला होगा, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस, डिस्काउंट डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस मल्टीप्लाई 100%। तो इस तरह हम डिस्काउंट की परसेंटेज निकाल सकते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट्स इसमें टॉपिक था ज़कात का, तो ज़कात के बारे में ज़रा अंडरस्टैंड कर लें, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ज़कात का। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ज़कात का रेट क्या होता है, 2.5%, यानी 100 पे आपने 2.5 रुपीज़ ज़कात देनी है, ठीक है। और इसी तरीके से ज़कात जो है वो मुस्लिम्स लोग देंगे, ठीक है, जो मुसलमान होंगे वो ज़कात पे करेंगे। और इसी तरीके से ज़कात जो है वो पुअर और नीडी मुस्लिम्स को दी जाएगी, यानी आप क्रिश्चियंस वगैरह को नहीं दे सकते, गैर मुस्लिम को, नॉन मुस्लिम को नहीं दे सकते। आप ज़कात हमेशा मुस्लिम्स को देंगे और जो पुअर और नीडी आपके एरिए में होंगे, सबसे पहले कोशिश करें घर में अगर कोई ऐसा पर्सन या फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है उसको दें, और उसके बाद जो भी आपके करीब जो है पहले उन्हें दें, फिर बाद में कोई दूर देखें, अगर करीब नहीं है तो फिर दूर जिसको भी देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि अपने हाथों से दें या उस पर्सन को दें जो वाकई ही पुअर और नीडी हो। अच्छा, जो ज़कात दी जाती है वो ईयरली सेविंग पे दी जाती है, जो आपने सालाना पैसे सेव किए होंगे उन पे देंगे, और ये मनी पे दे सकते हैं। गोल्ड अगर आपके पास है 7.5 तोला तो उसके ऊपर ज़कात होती है। सिल्वर है तो 52.5 तोला, 52.5 तोले चांदी है तो उस पर ज़कात होगी। एंड एनिमल्स और एनिमल्स पे, और वो एनिमल जिनको जो इस पर्पस के लिए आपने अपने पास रखे हुए हैं कि पर्पस ऑफ इनकम है आपका, यानी आपका मकसद है कि उनसे इनकम हासिल की जाएगी। जैसे कुछ लोग जो हैं वो कुर्बानी के लिए बकरे वगैरह या बैल वगैरह या गाय वगैरह परचेज़ कर लेते हैं
और बाद में फिर उसको सेल करना होता है उन्होंने ईद के ऊपर। तो ऐसे एनिमल्स के ऊपर आपने क्या करना है, ज़कात पे करनी है। इसके बाद हमारा टॉपिक था उशर का। उशर रेट में दो चीज़ें आ जाती हैं, आर्टिफिशियली आ जाता है और नेचुरली आ जाता है। आर्टिफिशियली में क्या होगा कि मानी आप पानी जो फसलों को दे रहे हैं वो ट्यूबवेल की मदद से दे रहे हैं, या जिसमें आपकी जो है वो अमाउंट खर्च हो रही है, ठीक है। अगर आप पानी परचेज़ करके कहीं से दे रहे हैं तो ये सारा आर्टिफिशियली में आ जाएगा, और इसका रेट होता है 5%, ठीक है। उशर रेट आर्टिफिशियल होगा, अगर आप वाटर सप्लाई कर रहे हैं तो वो 5% होगी, और अगर उशर रेट नेचुरली होगा तो वो 10% होगा। अब नेचुरली में क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, स्ट्रीम्स आ जाएंगी, रिवर्स आ जाएंगे, अंडरग्राउंड स्प्रिंग्स हैं, ठीक है। तो कुदरती तौर पे जो पानी आपको सैराब होगा फसलों के लिए दस्तयाब होगा वो आपका नेचुरली में आएगा, और नेचुरली पे आपको उशर रेट जो है वो 10% देना होगा। तो याद रखिएगा ये उशर की अमाउंट भी आप मुस्लिम लोगों को ही दे सकते हैं, और ये जो फसलें वगैरह लगाते हैं अगर वो मुस्लिम हैं तो वो उशर पे करेंगे, गैर मुस्लिम नॉन मुस्लिम जो है वो उशर की अमाउंट पे नहीं करते, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो उशर रेट जो है वो आप वैसे जैसे ज़कात जो है वो नीडी और पुअर पर्सनस को दी जाती है, इस तरह ये उशर भी नीडी और पुअर पर्सनस को देंगे। और याद रखिएगा जो उशर है वो अप्लाइड किस पे होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर होगा, जो एग्रीकल्चर चीज़ें हैं उनके ऊपर ये अप्लाई होगा, ठीक है। तो दो चीज़ें इसमें मेन याद रखने वाली है कि नेचुरली कितना होता है और आर्टिफिशियली कितना होता है। तो आर्टिफिशियली 5% है और नेचुरली जो वो 10% है, और उशर अप्लाइड कहाँ पे होगा, एग्रीकल्चर आउटपुट के ऊपर। और इसी तरीके से पार्टनरशिप, देखिए पार्टनरशिप क्या है, दो या दो से ज़्यादा लोग मिल के कोई बिज़नेस करते हैं और वो एक क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि ये रेशो के साथ हम प्रॉफिट शेयर करेंगे और इसी रेशो के साथ हम लॉस शेयर करेंगे। तो पार्टनरशिप में भी सब लोग जो है अगर प्रॉफिट होगा तो सबको उसके अकॉर्डिंग शेयर मिलेगा जितना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, और अगर लॉस होगा तो वो भी उसी तरीके से सब बियर करेंगे जितना जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया होगा। इनहेरिटेंस विरासत में की बात करते हैं कि जब कोई शख्स फोत हो जाता है तो वो पीछे जितनी भी अमाउंट छोड़ के जाता है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी। तो इस्लामिक लॉ ये कहता है कि विडो का जो शेयर होगा वो 1.8 ऑफ दी एसेट होगा, यानी पूरा एसेट जितने पैसे हैं जो वो छोड़ के गया है उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे, वो जो अमाउंट आएगी वो विडो को मिलेगी, और फिर टोटल अमाउंट में से विडो की अमाउंट को माइनस करके जो रिमेनिंग अमाउंट आएगी वो बच्चों में शेयर होगी। तो यानी 1/8 शेयर जो है वो विडो का है, यानी बीवी का है जिसके हस्बैंड की डेथ हो गई है, और 7/8 जो है वो रिमेनिंग अमाउंट का वो बच्चों का है। और याद रखिएगा जो सन होता है उसको डबल मिलेगा, जो डॉटर है उसे सिंगल मिलेगा। मतलब ये कि अगर डॉटर को 10,000 मिल रहा है तो सन को 20,000 मिलेगा, अगर डॉटर को 1 लाख रुपया मिल रहा है तो सन को 2 लाख मिलेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 3 जिसकी हमने ऑब्जेक्टिव डिस्कस की। अब हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 2 के ऑब्जेक्टिव के ऊपर। स्टूडेंट 2 के अंदर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जहाँ से एमसीक्यूज़ बन सकते हैं, जो एमसीक्यूज़ नंबर 4 देखें या टॉपिक 24 देख लेते हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस। अब आपको मालूम होना चाहिए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होती है, y = mx + c। स्टूडेंट्स ये जो x का कोफिशिएंट है इसको हम कहते हैं ग्रेडियंट ऑफ द लाइन, यानी इस लाइन की ग्रेडियंट क्या है, m है, और जो c होता है उसको हम y इंटरसेप्ट कहते हैं। अब वो आपसे एमसीक्यूज़ में ये भी पूछ सकता है ये इक्वेशन दे के कि m क्या है, तो आपने कहना ग्रेडियंट ऑफ द लाइन है या ग्रेडियंट है। ग्रेडियंट इज़ आल्सो कॉल्ड स्लोप भी कहते हैं इसको, और c जो है वो y इंटरसेप्ट है। m एंड c आर आल्सो कांस्टेंट, ये दोनों कांस्टेंट है। देखिए एग्जांपल के तौर पे मैंने इक्वेशन लिखी 2x + 5, तो यहाँ देखें ग्रेडियंट क्या है, x का कोफिशिएंट 2 है तो ग्रेडियंट 2 हो गया, और आखिरी रकम 5 है तो y इंटरसेप्ट 5 हो गया। इसी तरीके से y = 3 - 2x है, तो इसमें अगर हमें m और c निकालना है तो देखें हमने ये नहीं कहना कि m का मतलब है पहली रकम, x का जो कोफिशिएंट होगा वो m की रकम होगी। तो x से पहले क्या आ रहा है, -2, तो ग्रेडियंट क्या आ जाएगा, -2, m क्या आ जाएगा, -2। और जो कांस्टेंट टर्म होती है जिसके साथ x नहीं होता उस टर्म को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट, जिसको c कहते हैं। तो c क्या आ जाएगा 3 और m क्या आ जाएगा -2। इसी तरीके से इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस। स्टूडेंट आपने याद रखना है हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है x एक्सिस। तो जब भी आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइंस आएगी तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी y = c।
ये बात याद रखिएगा। तो आपको याद होगा लास्ट राउंड नंबर 3 के अंदर हमारे पास इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल का MCQs आया था, लेकिन उसमें हमें इस तरह की इक्वेशन दी गई थी y=2 या y=-3 या y=7/4। सो इक्वेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइन की जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है वो y=c है, और इसके अलावा y किसी चीज़ के भी इक्वल लिखा हो तो वो भी हॉरिजॉन्टल लाइन ही होती है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका ग्रेडियंट 0 होता है, ये याद रखिएगा। और ये याद रखना है आपने कि हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन क्या है, y=c या y= कुछ भी लिखा हो तो वो ग्रेडियंट की लाइंस होगी। इसके बाद MCQ नंबर 26 आ जाता है, यानी टॉपिक 26 है इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस। अब वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस वाली लाइन है, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है x = a और x = 3, x = -5, x = 25/2, यानी x = a इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है। और उसके अलावा आपके x की कोई भी इक्वेशन दी गई होगी तो वो क्या होगी, वो वर्टिकल लाइंस ही होगी। और इसकी ग्रेडियंट याद रखिएगा अनडिफाइंड होती है, इसकी ग्रेडियंट क्या होती है, अनडिफाइंड। तो इस पेज में हमने 3 टॉपिक डिस्कस किए हैं कि स्ट्रेट लाइन y = mx + c, जिसमें m ग्रेडियंट है और c y इंटरसेप्ट है। इसके बाद हमने हॉरिजॉन्टल लाइंस को डिस्कस किया, y = c है और इसकी ग्रेडियंट 0 है, और इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइंस को डिस्कस किया, x = a इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है और इसकी ग्रेडियंट अनडिफाइंड है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हमारे पास 27 MCQs है। A pair of simultaneous linear equation in x and y has an infinite number of solutions, यानी infinite number of solution किस equations के होंगे, if the graph of the two equations are identical। तो याद रखें अगर आपकी इक्वेशन आइडेंटिकल हैं तो उनके सोल्यूशन इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होंगे। इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन है तो इक्वेशन आइडेंटिकल होंगी। इसकी एग्जांपल दे ले, आइडेंटिकल इक्वेशन का मतलब है बिल्कुल एक जैसी होंगी। x + 2y = 3 है तो ये भी x + 2y = 3 है। दीज टू इक्वेशंस आर आइडेंटिकल, सो इनके नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस क्या होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन होंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट MCQs है जी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस का। जब भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन की बात की जाएगी तो आइडेंटिकल इक्वेशंस होंगी, जब भी आइडेंटिकल इक्वेशन की बात की जाएगी तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास A pair of simultaneous linear equation in x and y has no solution। अब वो कौन सी इक्वेशन होंगी जिनके सोल्यूशन नो सोल्यूशन होंगे, इफ़ द ग्राफ ऑफ द टू इक्वेशंस आर पैरेलल। तो याद रखें अगर आपकी इक्वेशन पैरेलल होंगी तो उनके सोल्यूशन नो सोल्यूशन होंगे, और अगर किसी इक्वेशन के सोल्यूशन नो सोल्यूशन हो तो वो पैरेलल होती हैं। तो ये 2 वर्ड आपने याद कर लेने, अगर नो सोल्यूशन आया है MCQs के अंदर तो पैरेलल इक्वेशन पे टिक करना है व्हेन टू लाइंस आर पैरेलल, और अगर आपके पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन आया तो आइडेंटिकल पे करना है, आइडेंटिकल आया तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ़ सॉल्यूशन पे करना है, पैरेलल आया तो नो सॉल्यूशन पे करना है। तो इंपॉर्टेंट है, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। देखें ये जो पैरेलल इक्वेशन होंगी वो कौन सी इक्वेशन होंगी, जिनमें x y वाली रकमें तो एक जैसी होंगी लेकिन जो इक्वल के बाद कॉन्स्टेंट है वो डिफरेंट होंगे। वो क्या होंगे स्टूडेंट, डिफरेंट। तो इसका मतलब ये पैरेलल कंडीशंस हैं, पैरेलल इक्वेशन है, और अगर पैरेलल इक्वेशन है तो इनका सोल्यूशन नो सोल्यूशन होगा। यहाँ देखें इसमें दोनों बिल्कुल सेम होंगी, यानी एक्स वाई वाली भी सेम होंगी और इक्वल के बाद वाले नंबर भी सेम होंगे, इसे कहते हैं आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये दोनों में फ़र्क याद रखिएगा। 29 पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या है, 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ, और इसी तरीके से पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, 4 × लेंथ। ये था चैप्टर नंबर 3 स्टूडेंट्स। इसके MCQs आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। अब चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं। चैप्टर 1 जो है स्टूडेंट्स ये बेसिकली मेंटल मैथ से रिलेटेड है। तो इसके MCQs छोटे छोटे MCQs होंगे जो बेसिक मैथ होता है उससे रिलेटेड। मेंटल मैथ ऐसा मैथ है जिसमें आप जल्दी से आंसर दे सकते हैं। देखिए जैसे आपके पास मेंटल मैथ में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीज़न 4 चीज़ें होती हैं। देखिए ऐडिंग करनी है 2x + 7x, दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो 7x और 2x को ऐड करेंगे 9x आ जाएगा। इसी तरह से अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो 7y - 2y क्या करेंगे तो क्या आ जाएगा 5y, या x + y - x - y है तो इस ब्रैकेट के बाहर कोई साइन नहीं है, वैसे ही आ जाएगी, और इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है, साइन चेंज हो जाएंगे। तो बाहर माइनस है तो -x + 8 हो गया, तो -x + x की कटिंग हो गई, 8 + 8 क्या हो गया 16। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इस सब्ट्रैक्टिंग फॉर्म में आ सकते हैं। डिवाइड में देखें 35 / 5, तो इसका मतलब 35 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो कैलकुलेटर पे भी कर सकते हैं आप लोग, 7 आ जाएगा आपके पास।
और इसी तरह प्रोडक्ट देखें 2x और 3y को मल्टीप्लाई करना है तो 2 × 3 6 हो जाएगा, यानी नंबर से मल्टीप्लाई हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट होंगे यानी जो आपके पास अल्फ़ाबेट होंगे वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, x × y xy। इसी तरह 4p × -2q है तो 4 × -2 -8 हो जाएगा, p × q pq हो जाएगा। इस तरह 2 × 4y है तो 2 4 8 हो जाएगा और y वैसे ही आ जाएगा। और इसी तरह -2x × 6 है तो -2 × 6 -12 और x वैसे ही आ जाएगा। तो ये 4 बेसिक चीज़ें थी, तो इनमें से कोई भी किसी भी टाइप से कोई MCQs बन सकता है मेंटल मैथ के तौर पे। इसी तरीके से स्टूडेंट याद रखिएगा, किसी भी वैल्यूज़ की पावर 0 हो तो 1 के इक्वल होती है। 4 की पावर 0 1, 5 की पावर 0 1, a/b की पावर 0 1। इस तरह अगर वो कह देता है 14 की पावर 0 -1 तो 14 की पावर 0 क्या होगी 1, तो 1 - 1 क्या हो जाएगा 0। इसी तरीके से a² - b² का फार्मूला आपने अच्छे तरीके से याद किया हुआ है, a + b × a - b। इसी तरीके से a² + 2ab + b², ये फार्मूला है a + b का होल स्क्वायर। और इसी तरह a² - 2ab + b² किसके इक्वल होगा, a - b के होल स्क्वायर के। तो ये जो 3 फार्मूले स्टूडेंट आपने इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है। इनकी लेफ्ट हैंड साइड देके वो राइट हैंड साइड कह सकता है, या राइट हैंड साइड देके वो लेफ्ट हैंड साइड भी आपसे पूछ सकता है। तो फार्मूलाज अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। इसके बाद फैक्टराइज्ड फॉर्म आ जाती है। देखिए जब भी ये वर्ड यूज़ होगा ना, फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ 35 है लेट्स सपोज, तो हमने देखना है 35 के फैक्टर्स क्या बनते हैं। तो उसका आसान तरीका ये होता है कि आप इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दें, यानी 35 किस पे डिवाइड हो रहा है 5 पे, 5 7 था 35, फिर 7 1 था 7, तो 5 और 7 इसके फैक्टराइज फॉर्म आ गई। हमेशा याद रखना है जब भी फैक्टराइज फॉर्म का क्वेश्चन आएगा तो फैक्टराइज का मतलब प्रोडक्ट फॉर्म होती है, यानी जिसमें मल्टीप्लाई का साइन आ रहा हो। तो अगर किसी ऑप्शन में मल्टीप्लाई का साइन आ रहा है तो वही वाली ऑप्शन हमारी करेक्ट ऑप्शन होगी। और अगर एक से ज़्यादा में आ रहा है तो फिर हम देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद किस में फैक्टर ज़्यादा बन रहे हैं मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में। जैसे 8 है तो 8 के फैक्टर्स क्या बनेंगे 2 × 2 × 2। जैसे 24 है तो इसके क्या बनेंगे 2 × 2 × 2 × 3। यानी आप उस नंबर को प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो आपके पास डिफरेंट किस्म की वैल्यूज़ आ जाएंगी और उन वैल्यूज़ की मदद से आप जो है अपना क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो स्टूडेंट याद रखिएगा, आपको कोई भी फैक्टर्स बनाने के लिए कह देगा तो प्राइम फैक्टराइजेशन की आपने हेल्प लेनी है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे MCQs की रिवीजन थी। आप अगर इस वीडियो को 2-3 दफ़ा देख लेंगे तो आप आसानी के साथ अपने 20 में से 20 MCQs ठीक कर सकते हैं। यही बेसिक कंसेप्ट है जो मैंने डिस्कस किए हैं पूरे रिसोर्स पैक में जो हमने डिस्कस किए हैं टॉपिक, यही टॉपिक हैं आपके पूरे रिसोर्स पैक में। इनको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है और इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा तो आपके सारे MCQs ठीक हो जाएंगे। आप प्रैक्टिस कीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, बार बार मैं अपनी हर वीडियो में ये बात बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को कि 5th चैप्टर बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। उसको आपने अच्छे तरीके से तैयार करना है। उसके बाद 3 चैप्टर्स है, उसकी वीडियोस मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। चैप्टर 1 2 की वीडियोस भी बनी हुई हैं। इंशाल्लाह 2C और 2D की PDF भी इंशाल्लाह आपके साथ बहुत जल्द शेयर कर देंगे। और उसके अलावा भी किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो वो कमेंट्स में मैसेज करेगा, इंशाल्लाह अब आपकी वो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दी जाएगी। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बेटा बता दूँ, आपकी पूरे साल की मेहनत है। आपने आज का दिन और कल का दिन पूरी की पूरी डिवोशन के साथ अपने मैथ को देना है ताकि आपका पेपर अच्छे से अच्छा हो जाए। बेस्ट देना है, आपने अपनी पूरी कोशिश करनी है बेस्ट देने की, 100% देने की। बाकी अल्लाह खैर करेगा, तो आप अपना बेस्ट दें, ठीक है। मैं आपके साथ अटैच रहूँगा। आपको जो प्रॉब्लम हो आपने मेरे साथ शेयर करनी है, इंशाल्लाह मैं उसको रिजॉल्व करूँगा, ठीक है। थोड़ी सी मसरूफियात होती है लेकिन आपने कोशिश करना है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे मैसेज कर दें या कमेंट्स में मैसेज कर दें ताकि जैसे ही मैं देखूँ तो फिर मैं आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।